ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर थ्योरी की जो फर्स्ट ईयर की हमारी सीरीज चल रही थी इसके पार्ट 18 जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं इसके पीडीएफ जो है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा www.globalIT.org। इस वेबसाइट पे जो है आप बिल्कुल आसानी से जो आज का पीडीएफ है प्लस इसके पहले के जितने भी पीडीएफ आपको हैं जो पार्ट कराए गए पार्ट 17 तक वो भी आसानी से आप उसी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसके अलावा जो आपको ये वीडियो दिख रही है इसके पहले की सारी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आप जो है ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में जाइए। वहाँ जो है आप ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे, उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन होता है होम वीडियोज और प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आपको फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको सारे वीडियोज बिल्कुल इकट्ठे मिल जाएंगे, आपको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप वर्कशॉप कैलकुलेशन का देखना चाह रहे हैं, आप जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की देखना चाह रहे हैं, सबके लिए आपको वहीं प्लेलिस्ट में ही जाना है। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना है सब्जेक्ट वाइज, तो आप बिल्कुल आसानी से वहाँ जाके और भी अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, प्लस इसके प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक बार आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बेंट स्नीप का उपयोग क्या है। क्वेश्चन जो है आपका सीट मेटल वाले चैप्टर से है। पूछ रहा है बेंट स्नीप होता है स्नीप जो कि चादर को काटने के लिए यूज की जाती है। स्नीप किस लिए यूज किया जाता है? चादर को जो सीट मेटल होता है उसको काटने के लिए हम लोग कैंची की तरह होता है तो सीट मेटल को काटने के लिए स्नीप का यूज करते हैं। स्नीप हमारा दो टाइप का होता है, स्ट्रेट स्नीप और बेंट स्नीप। जो स्ट्रेट स्नीप होता है, स्ट्रेट मतलब सीधा, वो सीधी कटाई करने के लिए यूज किया जाता है। बेंट स्नीप मतलब इसके आगे की कटिंग थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, इसलिए बेंट बोलते हैं, मुड़ी हुई होती है। तो इसका यूज किस लिए करते हैं? तो मुड़ी हुई रहेगी तो वह गोलाई में काटने के काम आएगी। भाई स्ट्रेट रहेगा तो सीधा काटने काम आएगा, बेंट होगा मतलब उसकी कटिंग थोड़ी सी मुड़ी हुई है तो वह सर्कुलर में गोलाई में काटने के काम आएगी। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, बेंट स्नीप की बात कर रहा था, किसके लिए होगा? ग्रूव काटना, जिगजैग काटना, सीधा होगा। यहाँ पे सीधा काटने के लिए हमारा स्ट्रेट स्निप यूज होता है, और सर्कुलर मतलब गोलाई में, सर्कुलर कट के लिए बेंट स्निप यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लीवर शियर के इस भाग का नाम बताइए। साइड में आपको भाग दिख रहा होगा। जब मोटी चादरें होती हैं उन्हें हम स्निप के द्वारा हाथ से नहीं काट पाते हैं तो अधिक मोटी चादर को हम मशीन के द्वारा काटते हैं, या बड़ी चादरों को काटने के लिए। ठीक है, दो भाग में काटना है तो इससे ज़्यादा आसानी से कट जाता है। तो वही पूछ रहा है कि लीवर शियर के इस भाग का जो हमारा शियर दिखाया गया है और यहाँ पे एक्स पूछ रखा है कि इस भाग का क्या नाम है। हम सारे पार्ट के नाम देख लेते हैं। जैसे कि यह जो ऊपर वाला हिस्सा है इसी की मदद से हम लोग यूज करते हैं, इसको लीवर हैंडल बोलते हैं। ठीक है, यह जो है हमारा यह अपर ब्लेड होता है। अपर ब्लेड, ठीक है, ये ऊपरी ब्लेड हो गया। और ये नीचे वाला है जो पूछ रखा है हमसे, ये एक्स के रूप में जो पूछ रखा है कि यह क्या है, तो यह हमारा लोअर ब्लेड, निचला ब्लेड। पीछे कभी कभी यहाँ एरो दिखा के पूछ लेता है तो यह हमारी बॉडी होती है। ठीक है, और यह जो यहाँ पे क्लैम्प करने के लिए इसे क्लैंपिंग डिवाइस कहते हैं, जिससे क्लैम्प किया जाता है, क्लैंपिंग डिवाइस। ठीक है, ये जो है नीचे वाला बेस प्लेट है हमारा। तो ये सारे हमारे पार्ट्स के नाम है। हमसे एक्स वाला पूछ रखा था तो एक्स वाला क्या है? लोअर ब्लेड है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ पे निचला ब्लेड लिखा हुआ है उसी को हिंदी में, लोअर ब्लेड मतलब निचला ब्लेड। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला फिगर आपको दिखा रखा है क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो जब भी हम सीट मेटल में ज्वाइंट बनाते हैं, दो चादरों को आपस में जोड़ने के लिए ज्वाइंट बनाया जाता है, सिम ज्वाइंट वगैरह हम बनाते हैं। ठीक है, तो जब चादरों को आपस में जोड़ा जाता है तो वही ऑपरेशन एक दिखा रखा, पूछ रहा है इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। तो यहाँ देखिए चादर में ज्वाइंट बना हुआ है और इस ज्वाइंट को इस टूल की मदद से दबाया जा रहा है। यह टूल क्या कर रहा है? इस ज्वाइंट को दबा रहा है। इस टूल को क्या बोलते हैं? इस टूल का नाम है ग्रूवर। क्या नाम है? ग्रूवर नाम है। इस टूल को ग्रूवर बोलते हैं। ग्रूवर का यूज क्यों किया जाता है? ग्रूवर का यूज किया जाता है किसी भी सीट मेटल में बने ज्वाइंट को दबाने के लिए, जिससे कि वह ज्वाइंट अधिक अच्छी तरह से आपस में बैठ सके और मजबूत हो सके।
तो ज्वाइंट को दबाने के लिए आपस में किसका यूज किया जाता है, ग्रूवर टूल का यूज किया जाता है। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, यह प्रोसेस ग्रूविंग कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है ग्रूविंग। तो ग्रूवर के द्वारा सीट को दबा करके उनके ज्वाइंट को आपस में बैठाया जा रहा है, तो वह ग्रूविंग प्रोसेस है। ठीक है, बेंडिंग में मोड़ते हैं, फोल्डिंग भी हो गया, फोल्ड करना हो गया, वो तो अलग चीज हो गया। ठीक है, नॉचिंग मतलब किसी जगह से कोई पार्ट जब हम काट करके बाहर निकाल देते हैं तो उसको नॉचिंग कहते हैं। जैसे यह सीट मेटल है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से इसे फोल्ड करना है, मोड़ना है, तो ये हम क्या करते हैं, वी टाइप का निशान बनाते हैं, इधर से ऐसे तिरछा काट देते हैं, इधर से काट देते हैं। तो जब हम काटते थे, ये जो टुकड़ा इसमें से बेकार निकलता है ना, काटने पे टुकड़ा जो बेकार निकलेगा उसी टुकड़े को नॉचिंग बोलते हैं। ठीक है, नॉचिंग मतलब एक तरह से समझ लीजिए नोच देना, निकाल देना। तो जो हम काट करके इस पार्ट को, जो बेकार पार्ट निकालते हैं, उसी को नॉचिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। कि मतलब अगर कोई आयरन है, लोहा है, आयरन की सीट है, वो जिंक कोटेड है। जिंक कोटेड मतलब जिंक की परत चढ़ी हुई है, तो उसे क्या बोला जाएगा? काला लोहा, ब्लैक आयरन? ब्लैक आयरन तो होगा नहीं। जब हमारा नॉर्मल लोहे की सीट होती है, उसमें कोई हमारा परत वगैरह, कोई पेंट वगैरह नहीं लगा होता, तो उसे ब्लैक आयरन बोलते हैं। ठीक है, टिन्ड आयरन, अगर इसी ब्लैक आयरन पे जो हमारी लोहे की सीट है उस पर टीन की परत चढ़ा दी जाए तो उसे टिन्ड आयरन बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील, ये आपका स्टील हो गया, कार्बन की मात्रा बढ़ा करके प्राप्त की जाती है। और जस्ता चढ़ा हुआ लोहा, तो जब हम किसी आयरन पे, ब्लैक आयरन पे जिंक की परत, जिंक कोटेड मतलब जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन को ही हिंदी में बोलते हैं जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ा। जिंक का हिंदी में मतलब ही जस्ता होता है, तो जिंक की परत चढ़ा देते हैं जिससे उसकी जंग से सुरक्षा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई और 4 mm की मोटाई। मतलब कोई हमारे पास सीट वगैरह है जो 2000 mm की लंबाई में है, 500 mm की चौड़ाई में है, 4 mm की मोटाई में है। आगे दे रखा है और 7.85 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ग्राम प्रति सेमी क्यूब घनत्व का मात्रक होता है। 7.85 ग्राम प्रति सेमी क्यूब की घनत्व वाले स्टील प्लेट के वजन की गणना करें। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक स्टील की प्लेट है जिसकी लंबाई 2000 mm है, 500 mm की चौड़ाई है, 4 mm की मोटाई है उस स्टील की प्लेट की, और उसका घनत्व कितना है? 7.85 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। और हमें निकालना क्या है? इस स्टील के प्लेट की वजन निकालनी है। ठीक है, बहुत ही आसान है। फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा, रो इज इक्वल टू, रो को घनत्व बोलते हैं m अपान v। m को द्रव्यमान या वजन जो कह रहा है, और v क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं हमें दिया क्या है। एक घनत्व तो दे रखा है, मतलब हमें रो का मान दे रखा है, रो इज इक्वल टू 7.85 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? हमें निकालना क्या? वजन निकालना। वजन मतलब m की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? m की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमें p पता है, सॉरी रो पता है, या रो है हमारा, ठीक है, घनत्व है, रो पता है और m निकालना है। अगर हमें v की वैल्यू पता चल जाती तो काम बन जाता, 2 का पता रहता तो m आसानी से निकल जाता। v का मतलब आयतन। आयतन कैसे निकलेगा? तो आयतन के लिए आप जानते हैं फार्मूला होता है v इज इक्वल टू, आयतन इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपस में गुणा कर दे तो किसी भी चीज का, किसी प्लेट का आयतन निकल सकता है। तो यहाँ पे स्टील की प्लेट थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मतलब यहाँ पे मोटाई से है। ऊंचाई की जगह हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? मोटाई ले लेंगे। तो इस तरह से हम आयतन निकाल सकते हैं। अगर आयतन निकल गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो आयतन निकाल लेते हैं। लंबाई कितना है? 2000 इंटू चौड़ाई कितना है? 500 इंटू ऊंचाई की जगह मोटाई ले लेंगे 4 mm। ठीक है, ये सारी वैल्यू किसमें है? mm में है, मतलब यह जो मान आएगा हमारा mm क्यूब आएगा। ठीक है, देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 4 पचे 20, 20 दुना 40, 4 पचे 20, 20 दुना 40, 40
और कितने जीरो थे, 2 जीरो है, 3 जीरो है, 5 जीरो और बढ़ जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख। क्या आया आपके पास, mm³ आया। लेकिन हम क्वेश्चन में देखेंगे कि जो हमें घनत्व दिया हुआ ग्राम प्रति सेमी क्यूब में दिया है, और जबकि हमारा जो आयतन आया mm³ में आया। तो कभी भी जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखना होता है कि सारे यूनिट एक ही में हो। जैसे यह सेंटीमीटर में तो यह भी सेंटीमीटर में हो, अगर यह mm में है तो या तो यह mm में हो। तो हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो सेमी वाले को mm में बदलिए या mm वाले को सेमी में बदलिए, आपको ये काम करना होगा। चलिए हम mm को ही सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग जानते होंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। ठीक है, mm की जगह मुझे सेंटीमीटर लिखना है, इसका मतलब 1 mm बराबर क्या हो जाएगा, यह 10 इधर आ जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, यही होगा ना। मतलब मुझे 1 mm की जगह सेंटीमीटर लिखने के लिए 1/10 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ वही चीज होगा, 3 3 6 जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या mm था, तो mm की जगह 1/10 हो जाएगा, तब यह बदल गया किसमें, सेंटीमीटर में। चूंकि mm³ था ना, तो यह भी पूरे का क्यूब हो जाएगा। चेंज करते समय यही ध्यान रखना है कि भाई mm था, 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर था। अब यहाँ पे mm³ है, तो हम mm की जगह 1/10 सेंटीमीटर रख लेंगे, अब पूरे का क्यूब था तो पूरे का होल क्यूब कर देंगे। अब सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका क्यूब करेंगे 10 दाम में 100 दाम में 1000, मतलब बटे 1000 आ जाएगा। और जब सेमी का क्यूब होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे यह 3 जीरो खत्म हो गया, आपके पास क्या आ गया, v इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4000, क्या मिलेगा, 4000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, v की वैल्यू क्या आ गई, 4000 सेमी क्यूब आ गई, रो की पता है। अब हम इसको रख लेते हैं, रो इज इक्वल टू m/v, और हमें निकालनी है m की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू, इधर गुणा हो जाएगा, रो इंटू v। ठीक है, m इज इक्वल टू रो की वैल्यू है 7.85 इंटू v की वैल्यू है 4000, ये चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7.85 था, ये 4000 था, 4 का गुणा कर लेते पहले, 4 × 5 = 20, हासिल 2, 4 × 8 = 32, 2 34, हासिल 3, 4 से 28, 3 31। ठीक है, कितना था, ये 3 जीरो था, तो आगे फिर बाद में 3 जीरो बढ़ा लेंगे, ये चीज आ गई। कितने अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव था, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, 31,400। क्या आया, रो की वैल्यू किसमें थी, ग्राम में थी, रो की वैल्यू ग्राम प्रति सेमी क्यूब में थी, तो हमारे पास आया 31,400 ग्राम, क्योंकि 0.00 इसका कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया, 31,400 ग्राम आ गया। जबकि आंसर किस में दिया है, किलोग्राम में दिया हुआ है। तो आपको मालूम होगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हमें ग्राम की जगह केजी लिखना है, मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 इधर आ जाएगा, 1/1000 केजी। ठीक है, मतलब ग्राम की जगह मुझे केजी लिखने के लिए 1/1000 केजी लिखना पड़ेगा। ठीक है, 31,400 इंटू ग्राम की जगह 1/1000, यह बदल गया केजी में। अब देखिए 1000 है, जब 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यह 2 जीरो से कट गया, अब 10 बच गया तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। भाई कितना आ गया आपके पास, 314/10 आ गया। अब जब भाग देंगे तो 31.4 केजी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सी ऐसी शीट मेटल है जो जंग के प्रति कोरेजन, जंग जो लोहे पे लगता है जिसकी वजह से आयरन हमारा झड़ जाता है,
तो जो जंग के प्रति अधिक जो है प्रतिरोधी है, जो जंग का अधिक विरोध करती है, जिससे जंग जल्दी नहीं लगता है, और साथ में घर्षण के लिए भी जो जिसपे ज़्यादा फ्रिक्शन भी नहीं लगता है और जंग का भी विरोध करती है, ऐसा कौन था? तो आपका जो एल्युमिनियम आपको दिख रहा होगा, आपने देखा होगा एल्युमिनियम के वायर वगैरह सारी चीज़ें होती है, एल्युमिनियम पे जल्दी जंग नहीं लगता और उससे फ्रिक्शन का भी कम असर होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है जंग और घर्षण दोनों के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, उनका विरोध करती है। अगला क्वेश्चन है, नियमित षट्भुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? नियमित मतलब रेगुलर हेक्सागन, षट्भुज मतलब हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है। फ्लैट टू फ्लैट मतलब जैसे हेक्सागन इस टाइप से बनता है आपका ना, 6 भुजाएं होनी चाहिए, यही हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं है, हेक्सागन हो गया हमारा। तो ये क्या पूछ रहा है? नियमित षट्भुज रेगुलर हेक्सागन के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने के लिए सूत्र, मतलब यहाँ से फ्लैट मतलब ये वाला हिस्सा फ्लैट है और यह भी हिस्सा फ्लैट है, तो यहाँ से यहाँ तक की साइज का, फ्लैट से फ्लैट तक की साइज का गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो उसके लिए होता है √3। जब भी फ्लैट से फ्लैट तक की साइज की गणना करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? √3 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? यह भी आपका शीट मेटल सही है। शीट मेटल वर्क में स्टेक, आपने एनुअल का नाम सुना होगा, जैसे फोर्जिंग वगैरह में हम एनुअल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि जब किसी लोहे पे हमें प्रहार करना हो, चोट करना हो, किसी पे हमें स्ट्राइकिंग वगैरह करना है हैमर की मदद से, तो एनुअल सपोर्ट का काम करता है। एनुअल के ऊपर हम मेटल को रखते हैं, फिर हैमर से उस पर चोट लगाते हैं। तो जॉब को सपोर्ट करने के लिए, भाई जमीन पे रख के अगर आप हैमर से चोट लगाओगे जमीन फट जाएगी, ठीक है, एक तो चोट भी सही नहीं लगेगा, जमीन फट सकती है, प्लास्टर फूट सकता है। तो एनुअल होता है, एनुअल के ऊपर रखते हैं, फिर हैमर से चोट लगाते हैं। तो एनुअल ने क्या किया? उस जॉब को सपोर्ट प्रदान किया, ठीक है। तो ऐसे ही जब शीट मेटल की बात आती है तो शीट मेटल में हम स्टेक यूज करते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं स्टेक, कई टाइप के होते हैं, ठीक है। हैचेट टाइप होता है, हॉट स्टेक टाइप होता है, राउंड बॉटम होता है, आपके 7-8 टाइप के जो है स्टेक हैं। तो स्टेक का यूज क्यों किया जाता है? शीट मेटल को स्टेक पर रख करके उस पर काम करने के लिए। जब भी हमें शीट मेटल को मोड़ना होता है, उनके जॉइंट को दबाना होता है, तो उन्हें सपोर्ट देने के लिए, जब उनमें ठोकना होगा, हमें हैमर से प्रहार करना होगा, तो शीट मेटल को, उस चादर को सपोर्ट प्रदान करने के लिए स्टेक यूज किए जाते हैं। स्टेक के ऊपर रख करके तब हम हैमर से चोट लगाते हैं। तो इसका मतलब शीट मेटल वर्क में स्टेक क्या काम कर रहा है? सपोर्टिंग पीस है, जो जॉब को सपोर्ट प्रदान करता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी है सपोर्टिंग पीस, ठीक है, जॉब को सपोर्ट प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है? ठीक है, देखिए जब भी सोल्डर की बात करता है, जनरली आपने सुना होगा जो हमारे सोल्डर हैं, सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर होते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ अगर सोल्डर की बात करें तो इसका मतलब वो सॉफ्ट सोल्डर की बात कर रहा है। जब वो हार्ड सोल्डर का नाम लेगा तब उसमें जो हम यूज करते हैं मटेरियल, उसको स्पेल्टर बोलते हैं। कापर और जिंक मिला होता है, जानते होंगे आप लोग, कापर और जिंक मिला होता है हार्ड सोल्डर में, उसको स्पेल्टर बोला जाता है। अगर सिर्फ सोल्डर बोल रहा है, इसका मतलब वो सॉफ्ट सोल्डर की बात कर रहा है, जिसमें हमारे क्या मिले होते हैं? टीन और लेड मिले होते हैं। टीन लेड मिलाते हैं तो उसी को सोल्डर बोलते हैं। यह किसमें होता है? या सॉफ्ट सोल्डर में होता है। किसमें होता है? सॉफ्ट सोल्डर में होता है। अगर ये हार्ड सोल्डर की बात करें, हार्ड सोल्डर, तो हार्ड सोल्डर जो होते हैं हमारे कापर के और जिंक के होते हैं। कापर और जिंक के मिले होते हैं, कापर जिंक के अलावा होते हैं, और यह टीन और लेड के अलावा था। और इसको क्या बोलते हैं? इसको स्पेल्टर बोलते हैं। उसको सोल्डर बोला जाता है, इसको स्पेल्टर। मतलब जैसे वेल्डिंग में होता है ना, जो वेल्डिंग रॉड यूज करते हैं तो वही हमारा वेल्डिंग रॉड है, या फिलर रॉड बोल दिया जाता है। लेकिन सोल्डर में जो हम वो पतला सा वायर यूज करते हैं, उसी को सोल्डर ही बोलते हैं। उसको जो पतला सा वायर जो पिघल करके तारों को जोड़ता है, उसे सोल्डर बोला जाता है। वो वायर किसका बना होता है? टीन और लेड का बना होता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि जो सोल्डर की सामग्री होती है, टीन लेड, यह क्या है? तो जो हमारी सामग्री होती है, जो हम सोल्डर के लिए यूज करते हैं, वो प्योर मेटल या एलॉय होता है। देखिए टीन और लेड दोनों का मिश्रण है, एलॉय मेटल हो गया ना,
टिन और लेड को मिला दिया गया तो एलॉय हो गया, मिश्र धातु हो गया। तो जो सोल्डर होता है हमारा प्योर मेटल या एलॉय मेटल का होता है, मिश्र धातु का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन कई सारे दे रखा है। ये अभी आपके एग्जाम में भी, कंपटीशन वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए होते हैं, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन वाले एग्जाम में, चाहे मेट्रो का, यूपीआर जनरल का, दोनों में इससे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, उसमें क्या पूछा था? उसमें स्टेनलेस स्टील पूछ लिया था कि स्टेनलेस स्टील के सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं। ध्यान देना है, अगर सिर्फ स्टील की बात करेगा कि स्टील की सोल्डरिंग के लिए, तब हम सही करेंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हमारा स्टील के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्टील के लिए होता है, या फिर आयरन की शीट के लिए, लोहे की चादर के लिए। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हम यूज करते हैं, फ्लक्स यूज करते हैं। जो अमोनियम क्लोराइड है और जिंक क्लोराइड है, दोनों फ्लक्स कोरोजिव फ्लक्स है, मतलब इनको जिस शीट पे यूज किया जाता है उन पे जंग लगने का खतरा रहता है। कोरोजिव फ्लक्स मतलब जिस फ्लक्स को यूज करने पे जंग लगने का खतरा रहता है। तो अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड दोनों कोरोजिव फ्लक्स के अंतर्गत आते हैं, कोरोसिव फ्लक्स। ठीक है, जो जिंक क्लोराइड है हमारा, यह किस लिए यूज किया जाता है? तो यह यूज किया जाता है पीतल की शीट, पीतल की शीट या फिर तांबे की शीट हो। पीतल की शीट, तांबे की शीट के लिए हमारा जिंक क्लोराइड यूज किया जाता है। रेजिन जो होता है हमारा, रेजिन, ठीक है, इसका यूज करते हैं हम बिजली के कामों में, या पीतल के लिए भी यूज होता है। किस कहाँ यूज होता है? बिजली के कामों में, बिजली के कामों में यूज करते हैं, या पीतल के लिए भी यूज करते हैं। तो यह जो है रेजिन और पेस्ट, यह दोनों नॉन कोरोसिव फ्लक्स है, मतलब इनके लगाने से जंग लगने का कोई खतरा नहीं होता। तो यह रेजिन और पेस्ट किसके अंतर्गत आएंगे? नॉन कोरोसिव फ्लक्स के अंतर्गत आएंगे, पीतल। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है 80 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पेस्ट की बात करें तो यह होता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व रेडियो के तारों वगैरह जोड़ना, मतलब हल्के कामों के लिए। किसके लिए? हल्के कामों के लिए। पेस्ट कैसे बनता है? पेस्ट टाइप का, दरअसल आप जो जनरली आप लोग सोल्डर देखते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कह रहा है ना, देखते नहीं दुकानों पे जाते हैं जो टीवी वगैरह बनाने वाले होते हैं इस टाइप वाले, तो वही तो रखे रहते हैं। एक डिब्बी में रहता है पेस्ट टाइप का, वायर के ऊपर जो होता है उस तार के ऊपर वही पेस्ट हल्का सा लगाते हैं, क्रीम कहते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं दुकान पे? क्रीम बोलते हैं। उस क्रीम को लगाते हैं, मतलब वो पेस्ट होता है। और उसके बाद फिर हम जो टीवी वगैरह का इलेक्ट्रॉनिक जो भी तार जोड़ना होता है उसकी मदद से जोड़ते हैं, तो हल्के कामों के लिए होता है। यह पेस्ट कैसे बनता है? तो इसमें जो है हमारा जिंक क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड प्लस रेजिन मिला देते हैं, प्लस ग्लिसरीन मिला देते हैं, इनको मिला करके हमारा यह पेस्ट तैयार किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये तैयार हो जाएगा। बाकी जो मैंने बताया कि क्वेश्चन आपका पूछा था स्टेनलेस स्टील, तो अगर जब स्टेनलेस स्टील पूछेगा, यहाँ पे सिर्फ स्टील पूछा हुआ है, स्टेनलेस स्टील पूछा हुआ था, स्टेनलेस स्टील के लिए कौन सा फ्लक्स यूज करेंगे? तो उसके लिए एक स्पेशली फ्लक्स आता है जिसको फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी स्टेनलेस स्टील की बात करेगा तो फास्फोरिक अम्ल इसके लिए स्पेशली हुआ है, बाकी चीजें मैंने आपको बताई। चलिए ठीक है, इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर सकते हैं। बाकी जो आगे के क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।